वृद्धाश्रम। ये कहानी है साहिल शर्मा नाम के एक नवयुवक की, जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। साहिल के पिता दीनानाथ जी एक बैंक में क्लर्क के पद पर नौकरी करते थे। दीनानाथ और मंजू देवी के घर जब बेटे साहिल का जन्म हुआ तो दोनों पति पत्नी ने बस यही सपना देखा कि चाहे उनके पास दौलत रहे ना रहे, लेकिन उनका बेटा साहिल जीवन में कामयाबी की बुलंदियों को छुए। और इसी सपने के साथ दीनानाथ और मंजू अपने जीवन का हर पल बेटे साहिल के नाम कर देते हैं। साहिल अभी 15 साल का था कि एक दिन दीनानाथ जी एक हादसे में अपने दोनों पैर खो देते हैं। अब क्या होगा जी? अभी तो हमारा बच्चा पूरी तरह से पढ़ाई भी नहीं कर पाया। आपकी भी ऐसी हालत है कि अब आप नौकरी भी नहीं कर सकते। पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर है। मेरे बच्चे का तो भविष्य ही अंधकार में डूब गया। चिंता मत करो भाग्यवान, जब ऊपर वाला समस्या देता है तो उससे निकलने का हल भी वही देगा। बस ऊपर वाले पर विश्वास बनाए रखो। जल्द ही दीनानाथ जी को बैंक की तरफ से पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है और अपना बाकी का जीवन मंजू पति के इलाज और बेटे की पढ़ाई के बीच संघर्ष में ही गुजार देती है। समय बीतता है और अब साहिल एक नौजवान बन जाता है। साहिल की नौकरी भी एक MNC में लग जाती है। साहिल बेटा, क्या बात है? आजकल तो बहुत व्यस्त रहने लगा है, पापा के पास भी नहीं बैठता। कितने दिनों से तुझे याद कर रहे हैं बेटा। अरे माँ, आप लोग नहीं जानते जॉब में कितना स्ट्रेस होता है। आजकल गला काट प्रतियोगिता है, मुझे कितने काम होते हैं, आप जानते भी हो। बस हर समय शिकायतें खत्म नहीं होती आप लोगों की। अरे बेटा, ऐसा क्यों कह रहा है? हम समझते हैं कि तुझे काफ़ी काम रहता है, लेकिन हमारा भी तो दुनिया में तेरे अलावा कोई नहीं है। पापा चल फिर नहीं सकते और उनके कारण मैं भी कहीं बाहर नहीं जा सकती। 4 दीवारी और तू ही तो है हमारी दुनिया। तो क्या चाहती हैं आप? सारी उम्र बस आप लोगों के सामने मूर्ति बनकर बैठा रहूं? आप घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन मुझे तो दुनिया में बाहर निकलना होता है ना। कहाँ से समय लाऊं आपके पास बैठकर वेस्ट करने को? जब देखो तब यही नाटक है, मैं समय नहीं देता। साहिल माँ पर चिल्लाने के बाद अपने कमरे में जाता है और बेड पर बैग पटकने के बाद खुद भी वहीं ढेर हो जाता है। आप निराश मत होइएगा, हमारा बेटा ना दिल का बुरा नहीं है। आप तो अपने बेटे को अच्छी तरह जानते हैं ना। आप तो समझते हैं प्राइवेट नौकरी में काम का कितना दबाव रहता है। ज़रूर ऑफिस में कुछ समस्या है, तभी वो इस तरह से उखड़ा उखड़ा नज़र आ रहा है, वरना साहिल हम दोनों से बहुत प्यार करता है। मैं जानता हूँ, बूढ़े होते माता पिता की देखभाल करना इतना आसान नहीं होता। उसकी गलती नहीं है, ये तो दुनिया की रीत है। तुम भी आगे से थोड़ा ख्याल रखना। बेटा ऑफिस से थक कर आता है, छोटी छोटी बातों के लिए उसे परेशान मत किया करो। दीनानाथ और मंजू एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं समझ तो वो दोनों ही गए थे कि बेटे का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा है। एक सप्ताह के बाद रविवार के दिन। बेटा, आज रविवार का दिन है, आज तो छुट्टी है ना तुम्हारी? हाँ छुट्टी है। तो क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, बस तुम्हारे बाबूजी का चश्मा टूट गया है और तुम जानते हो ना, उन्हें अकेला छोड़कर मैं बाज़ार नहीं जा सकती। तो इसीलिए रविवार के आने का इंतज़ार कर रही थी, ताकि छुट्टी वाले दिन तुम जाकर उनका चश्मा बनवा दो। पूरे हफ्ते काम करने के बाद एक दिन मिलता है मुझे, उसमें भी कभी आपकी तबीयत बिगड़ जाती है, कभी दवाइयाँ खत्म हो जाती है, तो कभी चश्मा टूट जाता है। अरे परेशान हो गया हूँ। एक दिन की छुट्टी मिलती है, वो भी पूरा दिन आप लोगों के काम के चक्कर में बीत जाती है। फिर 6 दिन मुझे वापस से काम में बिताने हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम थके हो तो रहने दो। तुम्हारे बाबूजी को खबर पढ़कर मैं सुना दूंगी। तुम जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। गुस्से में बड़बड़ाते हुए साहिल अपने कमरे में जाता है और फ़ोन निकालकर स्वाति को फ़ोन लगा देता है। क्या बात है, आज बहुत गुस्से में लग रहे हो? कुछ बात हुई है क्या? अरे क्या बात होगी यार, वही रोज़ रोज़ का ड्रामा। मम्मी पापा की डिमांड तो पूरे होने का नाम ही नहीं लेते। अरे बंदा नौकरी पर फोकस करे या उन दोनों की डिमांड पूरी करता रहे। ऊपर से तुम भी ना सीधे सीधे जवाब नहीं देती कि शादी करने के लिए रेडी हो या नहीं। अरे कितनी बार तो पूछ चुका हूँ, और कैसे पूछूं? देखो साहिल, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें जवाब देना नहीं चाहती, लेकिन मेरा जवाब हो सकता है तुम्हें पसंद ना आए, इसलिए मैं बात को टालने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, अब तुम अगर मेरा जवाब जानना चाहती हो ना तो सुनो। सिर्फ तुम ही मुझसे प्यार नहीं करते, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन तुमसे शादी करने का मतलब होगा तुम्हारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी उठाना। तुम अच्छी तरह जानते हो, मैं भी तुम्हारी तरह हफ्ते में 6 दिन ऑफिस में काम करती हूँ। उसके बाद मुश्किल से ही मुझे हम दोनों के लिए समय मिल पाता है। अब इतनी सब टेंशन के बीच में मुझे नहीं लगता तुम्हारे पेरेंट्स को मैं उतना समय दे पाऊंगी।
और फिर वैसे भी तुम्हारे पापा पूरी तरह से डिपेंडेंट है, उन्हें स्पेशल केयर और अटेंशन की ज़रूरत होती है। तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इस प्रॉब्लम का तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना। मैं मम्मी पापा का इकलौता बेटा हूँ, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। रहना तो उन्हें मेरे साथ ही पड़ेगा। देखो साहिल, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं तुमसे शादी तभी करूँगी जब तुम अपने पेरेंट्स को ना ओल्ड एज होम में शिफ्ट करने के लिए रेडी हो जाओ। और ओल्ड एज होम ना कोई बुरी जगह नहीं होती, वहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स की एज के बहुत सारे लोग होते हैं, उनका वहाँ अच्छे से मन लगेगा। और जो उनकी शिकायत रहती है ना, तुम उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, वो अकेलापन फील करते हैं, वो भी दूर हो जाएगी। और रही तुम्हारे पापा की स्पेशल नीड्स की बात, तो उनका ध्यान रखने के लिए ना वहाँ स्पेशल अरेंजमेंट्स भी होते हैं। जो केयर और टाइम हम लोग नहीं दे सकते, वो उन्हें ओल्ड एज होम में मिल सकता है। मेरा सजेशन यही है कि तुम उन्हें किसी ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दो, उसके बाद हम दोनों शादी कर सकते हैं। इस समय साहिल को स्वाति के आगे और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। साहिल स्वाति को बहुत चाहता था और पिछले कई सालों से वो उसके हाँ के इंतज़ार में बैठा हुआ था। आज जब इतने सालों बाद स्वाति ने शादी के लिए ओल्ड एज होम की शर्त रखी, तो साहिल ने स्वाति की बात को स्वीकार कर लिया। माँ, मैंने अपने लिए एक लड़की को पसंद कर लिया है। उसका नाम स्वाति है। जल्दी उसके पेरेंट्स आपसे मिलने के लिए आएंगे। अगर तुझे लड़की पसंद है बेटा, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम तो तेरी खुशी में ही खुश है। चलो, घर में बहू आएगी तो घर का माहौल बदल जाएगा, घर में रौनक हो जाएगी। अपनी बहू को बिल्कुल बेटी बनाकर रखूँगी मैं। बहू के आने की खबर से मंजू बहुत खुश थी। जल्दी ही स्वाति के माता पिता मंजू और दीनानाथ से मिलने उनके घर आते हैं और दोनों की शादी की तारीख निकल जाती है। शादी के बाद माँ, मैं और स्वाति दोनों ही ऑफिस के काम में बिजी रहते हैं। आपके और पापा की उतनी देखभाल भी नहीं कर पाते, और मैं समझता हूँ इस एज में आपको केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए मैंने आपको और पापा को एक ऐसी जगह भेजने के बारे में सोचा है जहाँ आपको आपकी ही एज के बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे। उनके साथ आपका टाइम भी बहुत अच्छे से बीत जाएगा और आपकी केयर भी होगी। आप अपनी और पापा की तैयारी कर लेना, सारा सामान कपड़े वगैरह बांध लेना। शाम को आपको मेरे साथ वहीं चलना है। बेटे के मुंह से ये सब सुनने के बाद मंजू और दीनानाथ बिल्कुल सन्न रह गए थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका इकलौता बेटा उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने के बारे में सोच सकता है, लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता था। मंजू और दीनानाथ आंखों में आंसू लिए चुपचाप अपना सामान बांध लेते हैं और वृद्धाश्रम के लिए रवाना हो जाते हैं। ये सब मेरे ही कारण हो रहा है भाग्यवान। अपाहिज होने के बजाय अगर भगवान ने मुझे अपने पास बुला लिया होता, तो आज कम से कम तुझे मेरे कारण ये दिन ना देखना पड़ता। अब मुझ बूढ़े अपाहिज बाप की जिम्मेदारी आखिर कब तक उठाता बेचारा। इसलिए उसने मेरे साथ साथ तुम्हें भी वृद्धाश्रम भेज दिया। अपने आप को दोष मत दीजिए, आप ही तो मेरे जीने की वजह है, वरना इतना सब कुछ देखने के बाद मैं तो कब की अपने कान्हा के पास चली गई होती। गलती हमारे बेटे साहिल की नहीं। पिछले जन्म में हमने ज़रूर कोई बुरे कर्म किए होंगे, या फिर हमारे संस्कारों में ही कोई कमी है जो आज हमें ये दिन देखना पड़ा। माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़कर आने के बाद साहिल को बड़ा टूटा टूटा सा महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर का एक हिस्सा काट कर किसी ने अलग कर दिया हो। अगले दिन ऑफिस से घर लौटने के बाद साहिल बेख्याली में माँ के कमरे का दरवाज़ा खोलकर 2 बार माँ माँ पुकारता है। फिर अचानक ही उसे याद आता है कि माँ तो अब उनके साथ रहती ही नहीं है। साहिल अपने कदम पीछे खींच लेता है और जाकर सोफे पर धम से बैठ जाता है। स्वाति, बहुत थकान हो गई है, एक गिलास ठंडा पानी पिला दो और एक अच्छी सी कॉफ़ी भी बना देना प्लीज़। साहिल को पानी और कॉफ़ी के लिए बोले हुए काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन स्वाति अभी तक हॉल में नजर नहीं आई थी। अचानक ही उसकी आंखों के आगे माँ का चेहरा आ जाता है। थक गए क्या बेटा? लगता है आज ऑफिस में काम ज़्यादा था। तू बैठ, मैं अभी तेरे लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ। तेरे घर पहुँचने से पहले ही मैंने हॉल का एसी ऑन कर दिया था। गर्मी तो नहीं लग रही है ना बेटा? ये ले गरम गरम कॉफ़ी पी ले, तेरी थकान यूँ दूर हो जाएगी। साहिल अभी अपने ख्यालों में घूम रहा था, तभी उसके कानों में स्वाति की आवाज़ आती है। अरे ये क्या राजा बाबू की तरह सोफे पर बैठकर स्वाति स्वाति चिल्ला रहे हो? मैं भी अभी 5 मिनट पहले ऑफिस से आई हूँ ना, और वैसे भी मेरे हाथ से कॉफ़ी अच्छी बनती कहाँ है? कॉफ़ी तुम बना लो प्लीज़, मैं चेंज करके आती हूँ, मेरे लिए भी बनाना। माँ बाप को याद करके साहिल की आंखों में नमी तैर गई थी। अपने आंसू छुपाते हुए साहिल उठकर रसोई में जाता है और 2 कप कॉफ़ी बनाने लगता है। दिन गुजरते जा रहे थे और हर गुजरते दिन के साथ माँ पापा के दूर होने का एहसास साहिल के मन में बढ़ता ही जा रहा था।
मंजू और दीनानाथ को गए कुछ दिन ही बीते होंगे। इन दिनों में साहिल बिल्कुल खोया खोया और बेचैन रहने लगा था। पता नहीं माँ पापा वहाँ किस हाल में होंगे। मम्मी पापा का सामना करने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। एक बार वहाँ जाकर उनको दूर से देखकर आ जाता हूँ। कैसी मजबूरी है कि मैं चाहकर भी अपने माँ बाप से मिल नहीं सकता, उनके साथ रह नहीं सकता। क्यों भगवान, क्यों मुझे ऐसे धर्म संकट में फंसा दिया कि मुझे अपनी पत्नी और माता पिता में से किसी एक को चुनना होगा। दुखी मन से साहिल वृद्धाश्रम पहुंचता है और छुपकर अपने माता पिता को देखने लगता है। अरे मंजू बहन जी, वो लड़का जो दूर से आपको देख रहा है आप ही का बेटा है ना? देखिए अभी भी परवाह है उसे आपकी। कई दिन से देख रहे हैं, रोज़ आपको छुप छुप कर देखने आता है। कुछ मजबूरी रही होगी उसकी, मैं जानती हूँ। प्यार तो वो भी अपने माता पिता से करता ही है। मंजू बेटे के पास जाती है और प्यार से उसके सर पर हाथ रख देती है। साहिल बेटा, हमारी चिंता में अपना दिल जलाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर ठीक है बेटा, एकदम ठीक। और तू ना बिल्कुल सच कहता था। घर पर मेरा और तुम्हारे पिताजी का ना दिन काटना मुश्किल हो जाता था। यहाँ पर तो हमारी उम्र के कितने सारे लोग हैं, देख। उनके साथ हंसते मुस्कुराते बातें करते दिन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तेरे बाबूजी भी खुश है। कल तो कह रहे थे हमने यहाँ आने में काफ़ी देर कर दी, हमें तो और पहले ही यहाँ आ जाना चाहिए था। माँ की बातें साहिल के बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। वो अपने आंसू पोंछते हुए तेज़ कदमों से वहाँ से निकल जाता है। वो हर रोज़ अपने माता पिता को देखने के लिए अब वृद्धाश्रम आया करता था। अपने माता पिता को बताए बिना ही चुपचाप दूर से खड़े होकर कुछ देर तक उन्हें निहारता और फिर अपने घर वापस लौट जाता। क्या बात है, आजकल तुम रोज़ ही ऑफिस से लेट आने लगे हो? ठीक से बात भी नहीं करते मुझसे? खोए खोए रहते हो, कुछ बात है क्या? नहीं स्वाति, कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे सुबह ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है, सो जा। अगले दिन जब साहिल वृद्धाश्रम में अपने माता पिता को देखने के लिए पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि माँ बाबूजी को अलग अलग बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है। ये खबर साहिल के ऊपर एक बिजली की तरह गिरी थी। लेकिन माँ और बाबूजी को अलग करने का कारण क्या है? अरे वो पति पत्नी है, अगर एक कमरे में साथ साथ रह रहे हैं तो इसमें आपको क्या समस्या है? देखिए सर, ये अनाथ आश्रम है, आपका घर नहीं। और यहाँ की कुछ पॉलिसी है जिसको सभी को फॉलो करना होता है। आपके कहने से मैंने आपकी माँ और बाबूजी को एक कमरा दे ज़रूर दिया था, लेकिन कल वृद्धाश्रम के ट्रस्टी विजिट पर आए थे और जब उन्होंने उन दोनों को एक साथ देखा तो मेरी नौकरी पर बात आ गई। हमारे यहाँ की पॉलिसी है, बीमार या फिजिकली चैलेंज्ड लोग नॉर्मल लोगों के साथ नहीं रह सकते। उनके रुकने का इंतज़ाम अलग बिल्डिंग में ही किया जाता है। अब आपके माँ बाबूजी के लिए वृद्धाश्रम का नियम तो नहीं बदल सकते। मैनेजर की बात सुनकर साहिल के सब्र का बांध टूट जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगता है। सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने, अपने ही हाथों से सब कुछ खत्म किया। पापा ने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ मुझे बनाने में लगा दी और मैंने क्या किया उनके साथ? पहले उन्हें उनके मकान से और खुद से दूर किया और अब जीते जी उन दोनों को अलग कर दिया। अपने माँ बाबूजी से तो जीने की वजह ही छीन ली मैंने। मेरे जैसा नालायक और नाकाबिल बेटा भगवान किसी को भी ना दे। मैंने सोच लिया है, मेरे माँ बाबूजी अब अपने ही मकान में रहेंगे, चाहे उसके लिए अब मुझे वो घर छोड़कर ही क्यों ना जाना पड़े। साहिल की बात सुनकर मैनेजर फ़ोन करके किसी को अपने कैबिन में आने के लिए कहता है। मिस्टर साहिल, इनसे मिलिए। जिन ट्रस्टी की मैं बात कर रहा था ना, यही है हमारे ट्रस्टी। उम्मीद है इन्हें आप पहचानते होंगे। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग? आपके कहने पर मेरे माँ बाबूजी को अलग अलग किया गया है? मैं पूछता हूँ, आखिर मैंने बिगाड़ा क्या है आप लोगों का? पहले आपकी बेटी के कहने पर मैंने अपने माँ बाबूजी को खुद से अलग करके यहाँ ओल्ड एज होम में भेज दिया। अब इतने से भी आप लोगों को संतोष नहीं हुआ तो मेरे माँ बाप को अलग कर दिया आप लोगों ने। अरे कम से कम यही सोच लेते कि मेरे बाबूजी खुद चलने फिरने और अपना काम करने में सक्षम नहीं है। मेरी माँ के बिना वो नहीं जी पाएंगे। माँ बेटा, बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो, लेकिन इस बात का एहसास करने में तुमने बहुत लंबा समय ले लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम किस मिट्टी के बने हो। कैसे बेटे हो तुम जो एक लड़की के लिए अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गए? अगर मुझे पता होता ना कि मेरी नालायक बेटी ने तुमसे शादी करने के लिए इतनी बेहूदी और घिनौनी शर्त रखी है तो मैं चाहे सारी उम्र उसे अपने घर कुंवारी बिठा कर रखता, लेकिन तुम्हारे जैसे लड़के का घर बर्बाद करने के लिए उसकी शादी कभी ना करता। मैं अपनी परवरिश और संस्कारों पर शर्मिंदा हूँ बेटा, लेकिन तुमने भी अपने माँ बाप के संस्कारों को कम शर्मिंदा नहीं किया।
हाँ, वो अलग बात है कि समय रहते तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम्हारे पिताजी ने अपने जीवन भर की कमाई, पेंशन, सब कुछ तुम्हें काबिल बनाने में लगा दिया। अरे वो तो तुम्हें देख देख कर ही जी रहे हैं। मुझे बहुत खुशी थी कि मेरी बेटी का रिश्ता तुम्हारे जैसे होनहार और अच्छे लोगों के साथ हुआ है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये सब भी देखने को मिलेगा। जब मुझे पता चला कि तुम्हारे माँ बाप ओल्ड एज होम में चले गए तो मैं यहाँ आकर तुम्हारे माँ बाप से मिला और फिर हमने पूरा प्लान बनाया ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास करवा सकूं। स्वाति को बहुत शौक है ना सास ससुर की जिम्मेदारी के बिना सुकून से अकेले रहने का। भाई साहब और बहन जी बोझ लगते ना उसे, तो ठीक है, घर से बाहर अब वो जाएगी और तुम्हारे माँ बाबू जी अपने मकान में रहेंगे। अरे उनके जैसा सीधा साधा इंसान मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। अपना खुद का मकान होते हुए भी उन्होंने एक बार भी तुमसे पलट कर नहीं पूछा कि मेरे मकान से मुझे निकालने वाले तुम होते कौन हो। जब तुमने उन्हें घर से निकाला उस समय भी उन दोनों ने सिर्फ तुम्हारी और स्वाति की खुशी ही चाही। उन्हें यही लगा कि अगर उनके वृद्धाश्रम रहने से बेटा बहू खुश रह सकते हैं तो यही सही। साहिल की आंखों में दुख और पछतावे के आंसू थे। वो जाकर अपने माता पिता के पैर पकड़ लेता है और नाक रगड़कर उनसे माफ़ी मांगता है। उसके बाद साहिल खुशी खुशी अपने माता पिता को वापस अपने घर ले आता है। स्वाति बेटा, बहन जी और भाई साहब तो अब इसी घर में रहेंगे, तुम अपना देख लो। अगर तुम्हें उनके साथ रहने में बहुत ज़्यादा समस्या है तो तुम अपने लिए कहीं बाहर जाकर फ्लैट ले सकती हो। और हाँ, साहिल तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, वो अपने माँ बाप के साथ यहीं रहेगा। अरे पापा, कैसी बात कर रहे हैं आप मेरे पापा होकर अपनी बेटी के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं तुम्हारे नहीं गलत के खिलाफ बोल रहा हूँ। और तुम शायद भूल गई स्वाति, मैं गलत चीज़ों को कभी समर्थन नहीं देता। पापा की बात सुनकर स्वाति के होश ठिकाने आ गए थे। उसे इतना समझ में आ गया था कि अब इसकी दाल ना तो इस घर में गलने वाली है और ना मायके में। तुरंत स्वाति के सुर बदल जाते हैं और वो खुशी खुशी अपने सास ससुर के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। कितनी बार बोला है घर में ये मोमोज, चाउमीन, ये सब मत बनाया कर। सिंपल सीधी सी रोटी चावल नहीं बनता तुझसे। घर को घर रहने देना बहू, होटल क्यों बना रही है। माँ जी, ये बच्चों के लिए बनाया था, आप लोगों के लिए सब्जी रोटी बनी है। ससुर जो कि एक नंबर के चटोरे थे। तो जरा टेबल पर कपड़ा मार कर लगाना 2 प्लेट चाउमीन के। क्या बके जा रहे हैं, बहू खड़ी है सामने, कोई बेटा नहीं है। ससुर को अपनी गलती का एहसास तो होता है, लेकिन वो क्या है ना, है तो ससुर। हाँ, तो घर पे ऐसा गंदा खाना बनता है तो लगता है जैसे किसी होटल में बैठे हो, तो आवाज भी वैसी ही निकलती है। जा बेटा ले आ चाउमीन, अब बनी है तो खा लेते हैं, और क्या। हाँ और क्या, हम नहीं खाएंगे तो सारा गंदा खाना ये लोग बच्चों को खिला देंगे ना। जा 4-5 मोमोज मेरे लिए भी ले आ। स्वरा के सास ससुर पुराने ख्यालों के थे और वो चाहते थे कि उनका घर भी उसी हिसाब से चलता रहे, जिससे उनकी दोनों बहुएं परेशान रहती हैं। स्वरा दीदी, लगता नहीं है कि मम्मी जी पापा जी जीने देंगे। पता है कल क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कि दाल चावल बनाया करो, बस यही ना। तुझे पता है इस महीने हम लोगों के घर पर चावल कितना लगा है? अरे बाप रे, क्या ही बोलो। अरे दीदी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, दाल चावल बनाने में कौन सा वक्त लगता है। कल सासू माँ कह रही थी ये आंगन में चूल्हा बना ले और अब से रोटी चूल्हे की ही खिलाना। बताओ दीदी, इतनी गर्मी, ऊपर से सास ससुर की चूल्हे की खाने की डिमांड। मुझसे तो चूल्हे पर खाना नहीं बनने वाला, कहीं कोयले से जल के मर जाऊं तो ना बाबा ना। मुझसे कौन सा बनेगा दीदी, मैंने तो कभी गैस में भी खाना नहीं बनाया था शादी से पहले, अब चूल्हे में खाना मेरे बस की बात नहीं है। तभी ससुर के खांसने की आवाज आती है और दोनों बहुएं लग जाती हैं काम पर, सर पर पल्ला और हाथ में बेलन। अरे बहू, क्या हो गया, आज खाना नहीं बनेगा क्या? पुराने जमाने में तो 7 बजे खाना लग जाता था, तब तो चूल्हा हुआ करता था, हाथ से गेहूं पीसा जाता था। अब पूरी सुविधा है, उसके बाद भी खाने में इतनी देरी। जब देखो तब हर बात पर पुराना जमाना ले आते हैं दीदी। हाँ, इन्हें भी तो कोई बताया कि पुराने जमाने में सास ससुर कैसे रहा करते थे। ससुर की फिर खांसने की आवाज आती है। लाई पापा जी खाना। तभी वहां स्वरा की बेटी आती है। मम्मी मम्मी चलो ना, स्कूल का होमवर्क करवा दो, बहुत सारा काम बचा है। पुराने जमाने में तो दादा दादी बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे, जा अपने दादाजी के पास बैठकर अपना होमवर्क पूरा कर ले। ससुर अलका की बात सुन लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाओ लाओ, आओ बिटिया, मैं कराता हूँ तुम्हारे स्कूल का काम, वैसे भी तुम्हारी माँ को आता ही क्या है।
ससुर की बात सुनकर अलका हंसती है और कहती है, दीदी ससुर जी को कम मत समझिए, सासू माँ से भी 4 हाथ आ गए हैं ये ताने बोलियां सुनाने में। तो सुनाने देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब देखो तब पुराने जमाने का रोना लेकर बैठे रहते हैं, पर जब उनका दामाद आता है तब तो कोई पुराना जमाना उनको याद नहीं आता, तब तो ये एकदम मॉडर्न और शहरी हो जाते हैं। हाँ भाभी, ये ठीक कह रही हैं आप। मुझे क्या लगता है कि दामाद जी ही ठीक करेंगे इनको। वक्त गुजरता है और सास ससुर की सोच बहू के लिए जैसी की तैसी रहती है। फिर एक रोज, अरे बहू ये जूता तान कर कहाँ निकल रही है सुबह सुबह? कहाँ जा रही है बता दो। माँ जी, वजन बढ़ता जा रहा है, साथ में 100 बीमारियां लग रही हैं। सोच रही हूँ थोड़ा वॉक करना शुरू कर दूं। आप चलेंगे मेरे साथ? वॉक? अरे ना ना ना, वॉक पर नहीं जाएगी तू। अगर तू वॉक पर गई तो हम लोगों को चाय कौन बना कर देगा? चाय के लिए तो आपको रुकना पड़ेगा। बस मैं आधे घंटे वॉक करके आती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ सबके लिए। सास कुछ नहीं कहती और अलका वॉक के लिए निकल जाती है। दोपहर को जब सारा काम करके अलका फ्री होकर अपने कमरे में सोने जा रही थी कि ससुर आवाज देते हैं, अलका बहू, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अलका खुश हो जाती है कि पहली बार जिंदगी में सास ससुर उसके लिए कुछ लेकर आए हैं। लेकिन ये क्या? पापा जी, ये क्या है? तुम्हारा वॉक की मशीन है बहू। वो क्या ना चाहे तो हमें पूरे वक्त पर ही चाहिए। अलका देखती है सामने हाथ से गेहूं पीसने की चक्की रखी है। अब यह चक्की रोज 2 बार चलाना। रोज रोटी के लिए घर का ही आटा होगा, घर का पीसा आटा भी मिल जाएगा और तेरा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। क्या? फिर क्या, अगले रोज से अलका का वॉक करना रुक जाता है और वो 2 वक्त रोटी के लिए गेहूं पीसने लगती है। क्या अलका, तूने तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली खुद ही। क्या जरूरत थी उनके सामने वॉक पर निकलने की? अब पीसो चक्की। अलका बेचारी क्या करती। फिर एक रोज स्वरा तैयार होकर बच्चों के स्कूल जा रही थी। बेटा ये क्या पहना है? ये हमारे घर की परंपरा रही है क्या? पुराने जमाने से बहुएं साड़ियां पहनकर सर से पल्ला लेती थी, तभी घर से बाहर कदम रखती थी। ये सूट वूट हमारे घर पर कोई नहीं पहनता। जाओ इसे बदल कर आओ। वैसे जा कहाँ रही हो तुम? पापा जी, बच्चों के स्कूल जा रही हूँ। स्कूल में कोई भी पेरेंट्स साड़ी पहनकर नहीं आते, और खास करके नेहा ने कहा है कि साड़ी मत पहनकर आना। उसकी सारी सहेलियों की माँ जींस टॉप में आती है। अगर मैं सारी औरतों की तरह जींस नहीं पहन सकती तो कम से कम सूट तो पहन लूं। उसकी बेइज्जती होगी अगर मैं सर पर पल्ला लेकर गई तो। वो ऐसे स्कूल में पढ़ाने की जरूरत क्या है, जहाँ साड़ी पहनकर जाने पर बेइज्जती होती है। तभी वहां नेहा आती है। दादी प्लीज, आप अपने पुराने जमाने के ख्याल हमारे ऊपर ना थोपे। आपको पता है लास्ट टाइम मम्मा साड़ी पहनकर आई थी तो कैसी लग रही थी? मेरी सहेलियां आज तक मुझे चिढ़ाती आ रही हैं। जींस टॉप ना सही, पर मम्मा सूट पहनेगी। ससुर को नेहा की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो नेहा को एक जोर का थप्पड़ लगा देते हैं। थप्पड़ तो नेहा को पड़ता है लेकिन डर स्वर आ जाती है। वो अंदर जाकर साड़ी पहन लेती है। जब कमरे में नेहा आती है, तुझे पता है ना दादा दादी पुराने ख्यालों के हैं, तो क्यों ऐसे जिद करती है? माँ, अगर आप सूट पहनकर स्कूल नहीं आ रही है तो आपको मेरे स्कूल आने की जरूरत भी नहीं है। मुझे नहीं जाना ऐसे स्कूल। साड़ी भी आप गंवार वाली पहनती है। साड़ी पहनी तो अच्छे से पहनी जैसे मेरी टीचर पहनती है। स्वरा क्या कहती कि नई साड़ियां खरीदने की भी इजाजत नहीं है। मिलने बरतने वाले लोग जो साड़ी दे जाते हैं बस वही साड़ी उसके साथ सिलाने के लिए देती है। फिर शाम को, पता नहीं दीदी कहाँ से कांदा लहसुन की महक आ रही है। सच में दीदी, कभी कभी ना बड़ा मन करता है ऐसा लहसुन से भरा खाना खाने का। हमारे घर में कांदा लहसुन क्यों नहीं डालते सब्जी में? अरे डालते हैं, लेकिन मौका पड़ने पर। ससुर जी तो खूब चाव से कांदा लहसुन वाला खाना खाते हैं, पर वही है ना, अपने पुराने जमाने का राग इनकी नाक ऊंची कर रखी है। तभी सासू माँ आ जाती है। क्या बातें हो रही है तुम दोनों के बीच? लहसुन वाला खाने का मन कर रहा है सासू माँ, आज बना ले क्या? हरे कृष्णा हरे रामा हरे राम। आज तो बहू बड़ी पूर्णमासी है, आज के दिन तो व्रत रखना चाहिए, और तुम लहसुन की बात कर रही हो? पुराने जमाने में घर में कांदा लहसुन बिल्कुल नहीं बनता था। अगर बनता भी था तो घर के बाहर चूल्हे में, समझ रही हो? और उसके बर्तन भी अलग होते थे। अब आज तो मैं इजाजत नहीं दूंगी, लेकिन बाद में कभी देखती हूँ। बस फिर क्या था, दोनों बहुएं वहां से चली जाती हैं। शाम को बहुएं खाना बना रही थी कि बड़ा बेटा अजय आ जाता है। अरे अजय, क्या बात है, आज बड़ा जल्दी आ गया, सब ठीक है? अरे माँ, वो आज गुड़िया का पति विवेक आ रहा है ना, तो सोचा रात को खाने में उसके साथ बैठ जाऊं। नीलेश को तो आने में देर लगेगी। सास ससुर विवेक का नाम सुनते ही उछल पड़ते हैं।
विवेक उनका दामाद है, जिसकी 100 गलती भी इन लोगों को दिखाई नहीं देती। शाम को दामाद घर आता है तो घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। अरे दामाद जी, गुड़िया को नहीं लाए? मैं हर जगह बीवी को ढोकर थोड़ी ना घूमता हूँ। वो तो आज भैया जिद करके बुला रहे थे तो आ गया। कुछ खाने पीने का भी मूड बन गया था। मैंने कहा बाहर बैठ के होटल में खाऊंगा, इससे अच्छा अपना घर है, चलता हूँ। क्यों ससुर जी, ठीक है ना? अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, बताओ क्या खाने पीने का मन है? जो बोलो वो बनवा दे, 2 बहू है। पापा आपको पता नहीं, ये आपका दामाद 1 नंबर का शराबी है। तो क्या पिएगा ये सोचिए। क्या बोला भैया? अरे कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। हाँ हाँ, क्यों नहीं करते ना इंतजाम। वैसे बेटा स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब होती है, ये तो पता है ना तुमको। वो ऐसा है ना पापा जी, ज्यादा अक्ल मत चलाइए अपनी। बोल रहा हूँ ना, कांदा भजी बना दीजिए, और वो भी छोटी वाली भाभी से कहिएगा। वो क्या है ना, अलका भाभी ने बहुत पहले कांदे के पकौड़े खिलाए थे मुझे। आज तक उसका टेस्ट मेरे मुंह में बसा हुआ है। अलका तो ये सुनकर खुश हो जाती है। हे भगवान, कुछ और मांगा होता तो वो भी मिल जाता। कांदा लहसुन खाने का मन हो रहा था और आ भी गया चांस। अरे बहू, जमाई राजा को कांदा के पकौड़े खाने का मन कर रहा है तो जाकर किचन में तैयारी कर, और साथ में बटाटे में लहसुन की चटनी डालकर उसके भी पकौड़े बना लेना। मैं अजय से कहती हूँ तुझे सामान ला कर देगा। अलका का भी मन बहुत होता है कांदा लहसुन खाने का, लेकिन अभी तो सास ने डांटा था उसे, तो सास की क्लास लगाना भी तो जरूरी है। नहीं माँ जी, आज तो बहुत बड़ी पूर्णमासी है। आज तो दुनिया भर के लोग व्रत रखते हैं। मुझसे नहीं बन पाएगा कांदा लहसुन वाला खाना आज। देख, ज्यादा नौटंकी मत कर, समझी? चुपचाप खाना बनाने की तैयारी कर, हमारे जमाई राजा को खाना है। अलका मन ही मन मुस्कुराती है और किचन में चली जाती है। देखा, मैंने बोला था ना, सब बनता है घर में, बस सुविधा के अनुसार। जब जवाई आ गया तो ये घर की सारी पुरानी परंपरा, सारे कायदे कानून उस छत के ऊपर दिखेंगे। दोनों बहुएं हंसने लगती है। खैर, जमाई राजा खाकर खूब सारा पीकर घर से निकल जाते हैं। हाय रे माँ जी, मेरे पैर पर बहुत चोट लगी है, चला भी नहीं जा रहा। दामाद जी भी जा चुके हैं, मैं चलिए अपने कमरे में सोने। माँ जी, मैं सारा बर्तन रख देती हूँ, और कोई काम है तो बता दीजिए। ऐसा कैसे कोई काम नहीं है? हमारे घर में ये सब गंदी चीजें जब बनती है तो उसके बाद पूरे घर की धुलाई होती है। तो एक काम कर, पूरे घर को पानी से धो, पूरा घर शुद्ध कर, अगरबत्ती जला और उसके बाद सोने जाना। छोटी बहू समझ जाती है कि अचानक से बड़ी बहू ने क्यों चोट लगने का नाटक कर दिया। माँ जी, मुझे तो माफी करिए। वो क्या है ना, आज इतना सारा खाना बनाते बनाते मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। लहसुन छिलने में कितना टाइम गया आपको पता भी है। मैं जा रही हूँ सोने, और बिखरे बर्तन बटोर देती हूँ बस। छोटी बहू भी बर्तन बटोरकर अपने कमरे में चली जाती है। पर अगली सुबह ये क्या, पूरा घर जैसा का तैसा। अरे ये क्या, कल रात घर की धुलाई नहीं हुई? माँ जी, आप तो मुझसे धुलवाई करवाती थी जब भी घर में कांदा लहसुन वाला खाना बनवाती थी। क्या हो गया? बड़ी बहू बीमार हो गई तो क्या छोटी बहू को प्रेशर नहीं देना चाहिए? वाह दीदी, तो ये आपकी चाल थी। वही मैं सोचूं, आपको तो कहीं चोट नहीं लगी, अब क्यों बहाना बनाकर अपने कमरे में चली गई? अब जो चीजें मैंने झेली है, एक बार तू भी तो देख कैसे मैंने इस घर में अपनी जिंदगी काटी है। पूरा खाना बनाने के बाद, सबको खिलाने के बाद, बर्तन बटोरने के बाद, पुरानी परंपरा का पालन करते हुए पूरे घर को पानी से धोकर अगरबत्ती जलाकर सोने जाती थी। फिर चाहे शरीर कांप ही क्यों न जाए। तो क्या हुआ, कल रात को तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इस घर में। मैं थक गई थी दीदी, पर कोई बात नहीं। मैंने सोचा जो परंपरा है वो तो है ही। मुझे लगा शायद सासू माँ और ससुर जी मिलकर पूरा घर धो देंगे, लेकिन ये क्या, परंपरा तो टूट गई। क्यों पापा जी, है ना? ससुर सास की तरफ देखे सास ससुर को। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं धोने लगी थी पूरा घर। वो तो तुम्हारे पापा जी ने कहा वो धो देंगे, तो मैं सोने चली गई। अब देख रहे हो घर धुला भी नहीं है। क्या जी, क्यों नहीं धोया आपने पूरा घर? अरे भगवान, ऊपर वाले का तो खौफ रखो। इस उम्र में इतना झूठ बोलकर कहाँ जाओगे? तुमने कब मुझसे कहा कि तुम धो दो घर? अरे ये आसान बात है क्या? रात में पूरा घर पानी से धोना, अगरबत्ती जलाना, अरे मेरे बस की बात नहीं है ये। वही तो पापा, पुरानी परंपरा का सारा बोझ आपने हमारी बीवियों पर डाल रखा है। ये तो भला हो इन दोनों लड़कियों का जो हमारा घर छोड़कर भागी नहीं, वरना कोई और होता तो कब का भाग जाता। अलका जब देखती है कि हवा बहुओं की तरफ से है तो वो भी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश करती है। भैया आप सही बोल रहे हैं, लेकिन अब बहुत हो गया, अब हमसे नहीं होता इतना काम।
हमारी भी एक कैपेसिटी है काम करने की, हम भी थक जाते हैं। बस बस, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा कोई तुमसे कुआं नहीं खुदवाते हम, बस घर की जो पुरानी परंपरा है बस उसी का पालन करवाते हैं। और अगर नहीं पालन कर सकती हो तो अपने घर जाओ। और ये तो क्या कह रहा है अजय कि ये भागी नहीं है? अरे हमने कौन से कोड़े बरसा दिए जो ये नहीं भागी? और देख बेटा, तुझे लग रहा है ना कि हम जुर्म कर रहे हैं, तो कल से इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अजय देखता है कि गंगा तो उल्टी बह रही है, माँ बाप उसको घर से निकालने की बात कर रहा है तो वो भी पलट जाता है। अरे नहीं नहीं, मम्मी सही कह रही है, घर की परंपरा को तो बरकरार रखना ही है, और ये दोनों नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आखिर आप भी तो कभी बहू थी। आ गया ना लाइन पर? अब बोलने से पहले 100 बार सोच लिया कर, समझा? अब जा यहाँ से। अजय वहां से निकल जाता है और दोनों बहुएं समझ जाती हैं कि उनकी जिंदगी में कभी भी बाहर नहीं आ सकती। रहना है तो इसी स्थिति में रहना है। लेकिन कहते हैं ना, 100 रास्ते भले बंद हो जाए लेकिन ऊपर वाला एक रास्ता जरूर खोल देता है। और वो रास्ता था, अरे दामाद जी आए हैं, सुन रहे हैं? हमारे तो भाग्य खुल गए। कल रात में ही आप खा पी कर गए और आज सुबह नाश्ते में भी आ गए। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान खुद घर पर भोग लगाने आए हैं। बताइए आज क्या बना दे आपके लिए? सासू माँ, रात का सर दर्द अभी तक उतरा नहीं है। सबसे पहले एक नींबू पानी और उसके बाद 1 प्लेट कांदा पोहा और लहसुन की चटनी के साथ बटाटा वड़ा। जरा जल्दी करना। अभी तो सबने आंख खोली ही थी, ऐसे में ही आंख खोलते ही कांदा लहसुन ये तो इस घर की परंपरा कभी थी ही नहीं। कांदा पोहा तो माँ जी ही बहुत अच्छा बनाती है, आज वही बनाएंगी। क्यों, सही कह रही हूँ ना? भाभी सही बात है, माँ जी के हाथ का कुछ भी नहीं खाया मैंने अभी तक। आज तो कांदा पोहा मैं सासू माँ के हाथ का ही खाऊंगा। अरे नहीं, मैं तो अभी नहाई भी नहीं हूँ, ना ही पूजा की है। पूजा के बिना मैं कुछ नहीं करती। तो फिर मैं चला अपने घर, बोलूंगा आपकी बेटी को कि तुम्हारे घर से भूखे पेट आ रहा हूँ। अरे नहीं, ऐसा मत करिए। मेरी दोनों बहुएं आपकी अच्छे से अच्छी खातिरदारी करेंगी। आप जो बोलेंगे वही बनाएंगी, बस मुझे माफ करिए। सही कह रही है आपकी सास दामाद जी, हमारे घर की परंपरा नहीं है सुबह सुबह कांदे की चीज खाने की। अब आपकी खातिर हम वो कर भी देंगे, लेकिन हमें मत कहिए, ये काम दोनों बहुएं कर देंगे। पिताजी, परंपरा तो मेरे घर की भी नहीं है सुबह सुबह कांदा लहसुन ये सब खाने की। मुझे माफ करिए, मैं अभी नहीं कर पाऊंगी। मुझे तो बनाना ही नहीं आता, और वैसे भी सुबह में मेरा इतना काम फैला है कि अगर कांदा काटने में लगी तो बाकी का काम कौन करेगा? वैसे भी इस घर की परंपरा के अनुसार वो सारे काम बहुत जरूरी है, तो मुझे भी माफ करें। दोनों बहुएं वहां से चली जाती है, लेकिन दामाद वहीं खड़ा रहता है। परंपरा? ये क्या शाहरुख खान की कोई फिल्म चल रही है जहां परंपरा, अनुशासन, प्रतिष्ठा ऐसे शब्दों का उपयोग हो रहा है? ससुर जी, आप लोग घर को घर क्यों नहीं रहने दे रहे? सोचिए, अगर आपकी बेटी के साथ मैं ऐसा करूं तो? अगर उसकी भी सारी इच्छाएं मैं दबाकर अपने घर के ढकोसलों को उसके पीठ पर लाद दूं तो चलेगा क्या? अरे नहीं, मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करना, कमर टूट जाती है, मैं जानती हूँ ना। ये दोनों बहुओं को जब हम काम बोलते हैं तो ये कितना थक जाती है। मेरी बेटी के साथ ऐसा कभी मत करना। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, आप सही कह रहे हैं। पुरानी परंपरा के नाम पर हम अपनी बहुओं के साथ नाइंसाफी कर रहे थे, उन पर झूठा बोझ डाल रहे थे। बेटा, हमें माफ करना, आपने हमारी आंखें खोल दी। जो काम हम खुद नहीं कर सकते वो दूसरों से कैसे उम्मीद करें। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुम दोनों अपनी जिंदगी खुलकर जियो, और कोई पुरानी परंपरा, कोई पुराने रीति रिवाजों की चिंता करने की जरूरत ना है। जितना जरूरी है हम उतना ही करेंगे। जबरदस्ती के ढकोसलों को अब हम तुम्हारे सर पर नहीं डालेंगे, हमें माफ करना। दामाद ये सुनकर दोनों बहुओं की ओर देखकर मुस्कुराता है, वहां से जाने लगता है कि अरे दामाद जी, कांदे पोहे तो खाते जाइए। कावेरी शर्मा जी की इकलौती बहू थी जिसे ससुराल में प्यार तो मिलता मगर कौड़ियों के भाव में। हाँ, जब ससुराल में सर चढ़ी ननद बैठी हो तो क्या हो, वो कभी अपनी भाभी को चैन से रहने दे सकती है क्या? ना, बिल्कुल नहीं। ऐसी ही है चंदा। चंदा अपनी भाभी कावेरी को हमेशा परेशान करती रहती। एक दिन की बात है। भाभी जल्दी टिफिन तैयार करो ना यार, ऑफिस के लिए देर हो रही है। दीदी बस 15 मिनट और लगेंगे। आधे घंटे से 15 मिनट कर रही हो, अभी तक हुए नहीं है आपके 15 मिनट। दीदी भाभी अब ना और कोई एक्सक्यूज मत बनाना, सारा दिन तो घर में बैठी रहती हूँ, थोड़ा जल्दी हाथ चला लोगी तो क्या हो जाएगा।
आपकी वजह से आज अगर मैं लेट हो गई ना तो मेरी तो शामत आ जानी है। बॉस हमेशा सर पर तांडव करने के लिए आ जाता है। आपको क्या, आपके तो मज़े ही मज़े हैं। ऐसा नहीं है दीदी, घर में भी बहुत सारे काम होते हैं। आपके पास जुबान चलाने के सिवा और काम भी है क्या? हाँ, बन गया हो टिफिन तो लाओ अब। ये लो दीदी। और चंदा वहाँ से चली जाती है। वहीं दोपहर के समय, बहू मेरे पैर बहुत दर्द हो रहा है। लाइए मैं मालिश कर देती हूँ। कावेरी अपना सारा काम छोड़कर सास के पैरों की मालिश करती है। 2 घंटे से तू मेरे पैर दबा रही है, लेकिन ये दर्द है कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक काम करती हूँ, चंदा को कह देती हूँ आते समय दवाइयाँ ले आएगी। 4:30 हो रहा है, 1.5 घंटे की तो बात है। ठीक है माँ जी। फिर सास चंदा को कॉल करती है। चंदा बेटा, ऑफिस से आते हुए ना दवाई लेते आना, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। तो वो भाभी महारानी क्या कर रही हैं? हाँ, काम चोर है, काम चोरी करेगी और क्या। आती हूँ माँ दवाई लेके, अभी काम कर रही हूँ ऑफिस में। ठीक है बेटा। बहू अब तो जा, घर का सारा काम निपटा ले। जी माँ जी। जिसके बाद कावेरी किचन में जाके घर का सारा काम निपटा कर हॉल में आती है, जहाँ सास बैठकर टीवी देख रही थी। आजा बैठ, टीवी देख ले, थोड़ा सा रेस्ट कर। सुबह से लगी हुई है, थक गई होगी। नहीं नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ। मैं भी कभी बहू थी, मैं भी ऐसा ही कहा करती थी कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा हाल मैं ही जानती थी। अभी कावेरी सास के साथ टीवी देखने बैठी ही थी कि आ जाती है ननद रानी घर पर और भाभी को आराम से टीवी देखता देखकर चिढ़ जाती है। वाह भाभी वाह, ये सही है। माँ मेरी दर्द से मर जाए, लेकिन आपका क्या है, आप तो आराम से टीवी देखेंगी। और मेरी माँ भी तुमसे ना बोलकर मुझे ऑफिस में कॉल करके दवाई लाने को कह रही है। तुम्हें तो आराम से ही फुर्सत नहीं है ना। ये नहीं कि माँ के पैर दबा दूँ या माँ के लिए दवाई ही ला कर दे दूँ। अरे पर बेटा, माँ अब आप भाभी की साइड ना ही लो तो अच्छा है। अब भले ही इनको बेटी मानो, ये थोड़ी ना माँ मानने वाली है आपको। लो दवाई खा लो आप। मैं पानी लाती हूँ। मेरे सामने अब हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है भाभी, मैं दे दूँगी पानी। ऐसा नहीं है दीदी। सब पता है मुझे कैसा है। फिर चंदा अपनी माँ के लिए पानी लाने चली जाती है। ऐसी ही एक रात, भाभी कल सुबह मेरी मीटिंग है ऑफिस में, तो मेरा ब्लेज़र धुलकर सुखाकर प्रेस करके रख देना। 5 बजे सुबह निकलना है। अभी तो रात के 8 बज रहे हैं, इतनी जल्दी कैसे होगा? वो आप देख लो। खाना बनाना छोड़कर तो ब्लेज़र धुलने नहीं जा सकती, खाने को लेट हो जाएगा। एक काम करती हूँ, डिनर के बाद ब्लेज़र धोकर पंखे के नीचे सुखा देती हूँ, सुबह 5 बजे तो सूख ही जाएगा। जिसके बाद बहू अपने काम में लग जाती है और डिनर और घर के बाकी काम निपटाते हुए कावेरी को देरी हो जाती है। 11 बज गए, चलो अब ब्लेज़र धो लेती हूँ पहले। फिर बेचारी कावेरी थकी हुई ब्लेज़र धोकर पंखे के नीचे छोड़ देती है और 4 बजे का अलार्म लगा देती है। 4 बजे जब वो सो के उठती है तभी ननद भी आ जाती है। भाभी मेरा ब्लेज़र रेडी है ना? दीदी बस प्रेस करके देती हूँ। शाम में मैंने बोला था ना आपको, अभी तक प्रेस करके नहीं रखा। अरे जल्दी करो। तभी कावेरी जाकर देखती है तो ब्लेज़र तो गिला का गिला ही था। दीदी ब्लेज़र तो सूखा ही नहीं है। क्या अभी तक नहीं सूखा? कितने बजे धोया था आपने? रात में 11 बजे। भाभी आप पागल हो क्या? आपका दिमाग है या नहीं? मैंने शाम में ये काम बोला था आपको। आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और लाइफ चेंजिंग भी हो सकती है। इस मीटिंग की प्रेजेंटेशन पर मेरा प्रमोशन डिपेंड करता है। सब गड़बड़ कर दिया आपने। चुड़ैल कहीं की, न जाने घर में बैठकर करती क्या है। मुफ्त की रोटी तोड़ो बस। यू आर जस्ट अ हाउस वाइफ। घर में काम ही कितना होता है जो छोटा सा काम भी नहीं कर पाई। और ननद गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कावेरी रोते हुए अपने कमरे में आती है। तभी कावेरी के रोने की सिसकियों की आवाज़ से राजीव की आंख खुल जाती है। क्या हुआ कावेरी, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। बुरा सपना देखा क्या? आओ सो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे पास, डरती क्यों? ऐसी ही कावेरी हमेशा ननद के ताने सहती और किसी को उल्टा जवाब नहीं देती। वहीं चंदा आए दिन अपनी भाभी को हाउसवाइफ होने के ताने देती कि वो घर में बैठकर करती ही क्या है।
ऐसे ही एक दिन सभी घर वाले एक शादी में गए थे। तभी एक रिश्तेदार सास के पास आकर कहती है, अरे भाभी जी, ये आपकी बहू है? हाँ जी, ये मेरी बहू है कावेरी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, बड़ी प्यारी बहू है आपकी, संस्कार है बच्ची में। तभी ननद बीच में ही कूद पड़ती है। संस्कार का क्या ही करेंगे आंटी जी, जब इंसान बस घर में ही मुफ्त की रोटियां तोड़े हैं, जिससे घर के ही काम से फुर्सत ना मिले, अपनों की केयर ही ना कर पाए, बस हाउसवाइफ होने का फ़ायदा उठाए और आराम फरमाए। सही कहा बेटा, ये इतनी प्यारी बच्ची ऐसा करती है। बहू, अपनी ननद से कुछ सीखो जरा। और रागिनी वहाँ से चली जाती है। कावेरी और सास को चंदा की बातें बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। कुछ दिनों बाद मैं सोच रहा हूँ कि अब चंदा की शादी करा दे। क्या ख्याल है आपका भाग्यवान? ख्याल तो नेक है जी, वैसे भी 26 की हो गई है चंदा, अब नहीं तो कब करोगे? मेरा दोस्त राजेश याद है? वो कॉलेज टाइम में मेरे साथ में था। हाँ जी, राजेश भाई साहब को कैसे भूल सकती हूँ। एक वही तो है जिन्होंने हमें मिलाने के लिए काफ़ी एफर्ट्स किए थे। उसी का बेटा है मंजित, बहुत प्यारा लड़का है, और घर के बारे में तो तुम्हें पता ही है। अरे हमसे 4 गुना अमीर है, बहुत ख्याल रखेंगे हमारी बेटी का। तो फिर मैं राजेश से रिश्ते के लिए हाँ कह देता हूँ। वो तो कब से मुझे पूछ रहा था, मैं ही संकोच में था। अब देर ना लगाओ, अच्छे रिश्ते और अच्छे लड़के जल्दी हाथ से निकल जाते हैं। आज ही बात करता हूँ उससे। जिसके बाद श्यामलाल जी अपने पुराने दोस्त राजेश को कॉल करते हैं और रिश्ता पक्का कर देते हैं। वहीं चंदा भी अमीर ससुराल पाके इतरा रही थी। कुछ ही दिनों में चंदा और मंजित की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है और दोनों परिवार बहुत खुश होते हैं। विदाई के समय भाई श्यामलाल, अब जल्दी से विदाई करवा दे, मैं अपनी बहू को घर ले जाऊं। हाँ, बस थोड़ा टाइम। क्या हुआ, विदाई लेट क्यों हो रही है? अब बहू पता नहीं कहाँ रह गई है, उसके लिए ही रुकी हूँ। मेरी शादी के दिन भी पता नहीं कहाँ बिजी है ये। हाउस वाइफ ही तो है, कौन सा वर्किंग है कि अर्जेंट मेल करना है। बस महारानी आराम कर रही हो कि कहीं, इसलिए दिखाई नहीं दे रही। क्या हुआ बेटा, क्या बड़बड़ा रही है? अब आपकी निठल्ली बहू मेरी विदाई में देरी लगाएगी तो गुस्सा तो आएगा ना माँ। तेरे ससुराल वाले भी है यहाँ पर, आज तो गुस्सा मत कर बेटा। ठीक है, लो आ गई आपकी महारानी। अरे कहाँ रह गई थी बहू, विदाई में देर हो रही है। माँ जी, अंदर जो सामान बिक रहे हैं ना, उसे समेट रही थी। अरे पहले विदाई हो जाए, फिर हो जाएगा ना सामान समेटना भी। बस बहाने बनाती रहेगी महारानी। जिसके बाद सभी घर वाले चंदा की विदाई करते हैं और चंदा अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में सभी चंदा का स्वागत बहुत अच्छे से करते हैं और शादी के कुछ हफ्ते बहुत अच्छे से बीतते हैं। जिसके बाद एक दिन चंदा सुबह सुबह रेडी होकर घर से निकलने लगती है। तभी बेबी, कहाँ जा रही हो? ऑफिस? ऑफिस क्यों? तुमने जॉब छोड़ी नहीं क्या अभी तक? नहीं, मैंने शादी के लिए लीव ले ली थी। नाउ काम तो करना होगा ना। मैं हूं ना काम करने के लिए। और 50,000 की नौकरी क्यों करनी है तुम्हें? इट्स 50,000, बात होता है इतना। तुम कहीं नहीं जा रही, घर में बैठो। बस मैं अपनी बीवी से काम नहीं करवाना चाहता। दुनिया बोलेगी बीवी की कमाई खाता है। वैसे भी मैं महीने में लाख कमाता हूँ, तो तुम्हारे जॉब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन कुछ नहीं। जाओ जाके मेरे लिए खाना बनाओ, और हाँ, टेस्ट में बेस्ट होना चाहिए खाना। चंदा किचन में जाके सोचने लगती है। ये क्या, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। फिर भी चंदा जैसे तैसे मंजित के लिए खाना बनाती है। थू, ये क्या कोई खाना है? तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता क्या? नहीं तो। धत, चल मैं कुकिंग क्लास लगवा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी बेस्ट हाउसवाइफ बने। बेचारी चंदा सर पर हाथ रख लेती है। ओ शिट, क्या सोचा था चंदा ने और क्या हो गया। वो कहते हैं ना, पिछला किया सामने आता ही है। अब चंदा के साथ भी वही हो रहा था। चंदा ने शादी के पहले अपनी भाभी को हाउसवाइफ होने के लिए खूब ताने दिए थे और आज वही उसके सामने आया।
निशा शहर की रहने वाली थी और अक्षत गांव का रहने वाला। अक्षत अपनी पढ़ाई पूरी करने शहर आया था और कॉलेज में ही निशा और अक्षत को प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। अपना ससुराल गांव में होगा, इस बात की चिंता निशा को हर पल सताई जा रही थी, लेकिन फिर भी अपने दिल पर पत्थर रखकर और मन को मारकर वो गांव चली जाती है अक्षत के साथ, जहां उसकी सास सरोज और ससुर जी सुरेंद्र होते हैं। पहले दिन निशा अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करने के लिए चूल्हा फूंक फूंक कर खाना बना रही थी। ओफो, ये चूल्हा फूंक फूंक के खाना बना करना, मैं 2 दिन में ही हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊंगी। या कितनी गंदगी है इस गांव में। तबेला तो बगल में ही है, 24 घंटे गोबर का एयर फ्रेशनर रहता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई गलती ही कर ली है अक्षत के साथ शादी करके, लेकिन क्या करूं, प्यार सभी को अंधा बनाकर ही दम लेता है। जैसे तैसे निशा खाना पका लेती है और वो सभी को खिलाती है। वाह वाह, क्या स्वाद है निशा बहू। तुम हो तो शहर वाली, लेकिन उसके बावजूद भी इतना अच्छा खाना बना लेती हो। बहुत अच्छे गुण है बेटा तुम में। हाँ बहू, तुमने ये जो खीर बनाई है ना, ये सरोज से भी काफ़ी अच्छी बनाई है। वरना सरोज तो बस दूध और चीनी मिलाने में कंजूसी करती रहती है। अच्छा जी। निशा को गांव में रहने में काफ़ी दिक्कतें आती थी। कुएं से पानी निकालना, गाय से दूध निकालना, पंखे और एसी की कमी और कई चीज़ें उसके इस बर्ताव की वजह थी। एक दिन गुस्सा होकर वो तय करती है, बस बहुत हुआ, अब मैं और नहीं रह सकती इस जंगल में। इरिटेट हो रहा है मुझे अभी। लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ, ना मैं अक्षत को छोड़ सकती हूँ और ना ही इस परिवार को। आइडिया, अब यही पैंतरा आजमाना होगा मुझे। वो कहते हैं ना, घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अब मैं इस तरह इन सबको डराऊंगी कि ये सब डर के मारे ये गांव छोड़कर शहर में रहने चलेंगे। मैं अपना पूरा 100% दूंगी इस टास्क में। निशा रात में जब सभी सो जाते हैं तब बाल आगे रख, भूत या मेकअप करके और सफ़ेद साड़ी पहनकर हाथ में मोमबत्ती लिए अपनी सास सरोज के कमरे में आती है। निशा जानबूझकर घुंघरू बजाती है और उन घुंघरू की गूंज से सरोज अचानक से जाग जाती है। जब वो निशा को अपने सामने खड़ी देखती है तो डर के मारे जोर से चिल्लाती है, आह, बचाओ, भूत भूत। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक की जान जाएगी। तुम लोगों ने इस घर में रहकर बहुत गलत किया, चले जाओ यहाँ से। ये मेरी जगह है, ये मेरी अमानत है। अगर नहीं गए तो इसका अंजाम मौत से बदतर होगा। सरोज की चीख सुनकर अक्षत और सुरेंद्र वहां भागे दौड़े आते हैं, लेकिन तब तक निशा वहां छुपकर स्प्रे से धुआं फैलाकर चली जाती है ताकि सरोज को लगे कि वो हकीकत में गायब हुई है। क्या हुआ माँ, अब चिल्ला क्यों रही हो इतना? कोई बुरा सपना देखा है क्या आपने? सरोज, ये पूरे कमरे में इतना धुआं कैसे है? वो चुड़ैल आई थी, कह रही थी कि ये उसकी जगह है और हमें यहाँ से जाना होगा, वरना उसका अंजाम मौत से भी बदतर होगा। इतना कहकर धुएं के साथ वो अचानक से गायब हो गई। माँ, लगता है आपने कोई बहुत ही बुरा सपना देखा है। अब तक उस नुक्कड़ के बरगद की चुड़ैल का खौफ फैलाती थी आप, अब तो घर में ही चुड़ैल आ गई। एक काम कीजिए, आप ये लीजिए, पानी पीजिए और चुपचाप आंखें बंद करके सो जाइए। तभी निशा वहां पर गर्मा गर्म चाय लेकर आती है। पानी क्यों? माँ जी को चाय बहुत पसंद है ना, ये लीजिए, आप ये पीजिए। मैंने सब सुन लिया है और फटाफट आपका डर शांत करने के लिए चाय भी बना दी। लेकिन मेरा यकीन मानो, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। सरोज, तुम्हें ज़रूर कोई वहम हुआ होगा। भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल ये सब किताबी और काल्पनिक बातें हैं। सरोज के कहने पर कोई उस पर जरा भी विश्वास नहीं करता और इस तरह सब सो जाते हैं। अगले दिन निशा गांव में एक आदमी को कुछ पैसे देती है और उससे कहती है, अच्छे से काम हो जाना चाहिए। मेरे घर वाले इतने डरने चाहिए कि उनका कलेजा कांप उठे। ओके मैडम, मैं और मेरे नाटककार दोस्त रात को भूत बनकर आपके घर में आ जाएंगे।
रात में आदमी भूत या भेस में आकर सुरेंद्र के कमरे के ऊपर की अलमारी पर बैठ जाता है और हंसता है। ये देखकर सुरेंद्र की रूह कांप उठती है और वो तुरंत दुम दबाकर निशा और अक्षत के कमरे में भागता है। भूत, बचाओ बचाओ। जितना भागना है भाग ले बुड्ढे, अब तुझे मेरे चंगुल से कोई नहीं छुड़वा सकता। सुरेंद्र भागता है और देखता है कि हॉल में हर जगह कंकाल लटक रहे हैं। सरोज भी डर के मारे उठ जाती है। सुरेंद्र को देखकर अक्षत और निशा भी झट से उठ जाते हैं। क्या हुआ पापा, आपने भी भूत देख लिया क्या? हाँ बेटा, हॉल में है वो भी। क्या? ओह माय गॉड, भूत! अक्षत, हम सबको बचाओ। अक्षत माजी, अक्षत माजी अपने कमरे में अकेले होंगी। सभी सरोज के कमरे की ओर भागते हैं और देखते हैं कि सरोज तो हॉल में बेहोश पड़ी है और हॉल में कई सारे कंकाल लटके हुए हैं और लाइट भी बंद चालू हो रही है। खिड़कियां जोरों से खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, तेज हवाएं भी जारी है और भूतों के रोने की और हंसने की आवाजें आ रही हैं। आदमी भूत के भेष में सबके सामने आता है। तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, ये मेरी और मेरी बीवी चंद्रिका की जगह है। यहाँ और कोई नहीं रह सकता, कोई भी नहीं। इसलिए ये जगह ही क्या, तुम्हें अब इस गांव को छोड़कर जाना होगा। अगर इस गांव में दोबारा दिखे तो अपनी जान खो बैठोगे खामखा। ये सब कहकर वहाँ पर धुआं फैल जाता है और सभी कंकाल और भूत वहाँ से एक पल में गायब हो जाते हैं। मन ही मन निशा कहती है, वेरी गुड, मान गई इन लोगों की सेटिंग को। अगली सुबह सभी घर वाले चिंतित और घबराए हुए रहते हैं। सरोज की तबीयत भी ठीक नहीं होती है। मैंने तो कभी अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे ससुराल पे भूतों का साया मंडराएगा। अगर हम एक और रात यहाँ और इस गांव में रुके ना, तो फिर तो हमारी लाश ही मिलेगी। ऐसा मत बोलिए माँ। अक्षत, कुछ तो कर, यह घर शापित है और रात होते ही वो भूत जाग जाते हैं। हमें सूरज ढलने से पहले यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा लेकर रफू चक्कर होना होगा। क्यों ना हम शहर चले? अक्षत, तुम्हें याद है हमारी कॉलेज की सुनैना, वो एक हाउस ब्रोकर है। वो हमें अच्छी और कम दाम में एक सुंदर सा घर भी दिला देगी। हाँ निशा, अब शहर में सेटल होने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि हमारा सामना भूतों से हुआ। अब तक मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं उनके जिक्र करते हुए भी। पूरा परिवार अपना सारा सामान बांधकर घर को ताला लगाकर गांव से शहर आ जाता है और शहर में एक नया घर लेकर वो सब उसमें रहने लगते हैं। निशा की खुशी तो मानो 7वें आसमान पर होती है। वो हर पल खुशी से झूमने लगती है। हाश, अब जाकर मन को राहत मिली है, वरना उधर गांव में तो मानो आधी जान घबराहट से ही निकली जा रही थी। निशा बहू, कुछ अच्छा सा बनवा लाओ ना, जोरों की भूख लगी है। हाँ निशा, और सुनो, हम कल घर में सत्यनारायण की पूजा भी रखेंगे। मम्मी जी और पापा जी को इनविटेशन दे दिया है मैंने। वाओ, दैट्स ग्रेट। अगले दिन घर में सत्यनारायण की पूजा रखी जाती है, जिसमें निशा के माता पिता, सुषमा और प्रमोद भी आते हैं। रसोई में चुपके से निशा अपनी माँ सुषमा से बात करती है। लेकिन निशा, तू और तेरे ससुराल वाले ऐसे अचानक कैसे आ गए यहाँ पर? कहीं तूने कोई चालाकी तो नहीं की ना? अब भी ना, सच में मेरा चेहरा पल की झपकते ही पढ़ लेती है। हाँ, मैंने ही ये पूरा नाटक रचाया और सबको डरा कर बेवकूफ बनाकर यहाँ ले आई। क्या? आर यू मैड निशा? हुआ यूं कि निशा सुषमा को सारी कहानी बताती है कि कैसे उसने सबको झूठ मूठ के जाल में फंसाया। सरोज ये सब रसोई के बाहर खड़े होकर चुपके से सुन लेती है और फिर बाद में हॉल में सबके सामने आकर कहती है, निशा बहू, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? क्या सब करते हुए माँ जी? सरोज सबके सामने निशा की पोल खोलती है और निशा की करतूतों को सुनकर सभी हैरान और दंग रह जाते हैं। निशा, ये तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। अगर ऐसा ही था तो तुम हमें खुशी खुशी बोलती तो हम खुशी खुशी शहर चले आते। झूठ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आप लोगों को गांव ही पसंद है। मैंने जो कुछ भी गलत किया, लेकिन उसके पीछे मेरी भी साइड से कोई सोचो।
मुझे बस शहर में ससुराल चाहिए था, ना कि गांव में। बस बहुत झेल लिया तेरी वजह से हमने। अब तेरा फैसला हम लेंगे, तेरी अग्नि परीक्षा हम लेंगे। अब निशा की इस गलती का क्या होगा अंजाम, जानने के लिए जुड़े रहिए इस कहानी से।